बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बैठा हुआ था और हसीना वाजिद के और उसके साथियों, करीबी साथी जो थे, उनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस पे वो केस सुन रहा था, गवाहान की और सबूतों की एग्जामिनेशन कर रहा था। फाइनली उस ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी है और 3 मुकदमों में उम्र कैद। और इसके साथ साथ इसका जो इंटीरियर मिनिस्टर था असद जमान और इसका जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस था कमरुज़्ज़मान, उनको भी सज़ाए मौत दे दी गई है। और ये हसीना वाजिद वो है जो पिछले 3 टेन्योर से लगातार बाई हुक और बाई क्रुक बांग्लादेश के हुकूमती ऐवानों में चली आ रही थी और इन 3 टेन्योर्स में उसने अपने मुखालफिन के ऊपर हर किस्म का जुल्म या जुल्म के कोड़े बरसाए। जमात इस्लामी जो उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंजर थी, क्योंकि ये इंडियन प्रॉक्सी की नहीं जाती थी और जमात इस्लामी इंडियन प्रॉक्सी या इंडियन एजेंडे के ख़िलाफ़ 71 से एक मज़ाहिम चली आ रही थी। उसके लीडरान को उसको प्रेशर में रखने के लिए उसके जो ज़ईफ़ लीडरान थे उनको इसने 2013 और 2016 के दरमियान अपनी कैंगरू कोड बनाकर सज़ाए मौत दी और उनको तख्तेदार पे लटकाया और पब्लिक के सामने उनकी नुमाइश कराई गई। उन लीडरान में आपको याद होगा जमात इस्लामी का अमीर था मतियुज़्ज़मान, वो भी था मतियुर रहमान, मुल्ला कादिर था, सैयदी था, अली हसन निज़ामानी था, मोहम्मद कमरुज़्ज़मान था और इस तरह के लोग थे जिन्होंने एलिगेशन पे ये था कि 71 की जंग में इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर बांग्लादेश की तहरीक के सामने रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया। बल्कि ये उस वक्त की रज़ाकार तंजीमें अल शम्स और अल बदर का हिस्सा थे जो कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रही थी अगेंस्ट मक्ती बानी, अगेंस्ट इंडियन फोर्सेस, इंडियन अटैक। तो उस बहानों को 71 के इश्यूज़ को अभी 2013 में आकर इसने रेज किया और उनको सज़ाए मौतें दी। उसके अलावा भी 10-12 और इस्लामी तशख़्ख़ुस के लीडरान थे, मुजाहिदीन थे, उनको इसने इसी तरीके से इसी जुल्म का शिकार किया, सज़ाए मौतें दी, कैंगरू कोर्ट से सज़ाएँ दिलवाई गई। जमात इस्लामी में 3 दफ़ा इसने पाबंदी लगाई इलेक्शन लड़ने से और जमात इस्लामी पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं थी, अभी भी पाबंदी थी। ये तो जो तलबा तंजीम का इनकलाब आया 15 अगस्त को, उसके बाद हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी से वो पाबंदी हटाई है और वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और वो ऐसा हिस्सा है कि पब्लिक उसके साथ रैली कर रही है, जिसकी मिसाल ये मिलती है कि पिछले 3 महीनों में 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी है, जिसमें जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी है, जिसमें चिटगांव यूनिवर्सिटी है, जहाँ लाखों तलबा पढ़ते हैं। वहाँ पर पहली दफ़ा जब से बांग्लादेश बना है 1971 के बाद, जमात इस्लामी की किसी तलबा तंजीम को शब्बर को लैंड स्ट्राइक विक्ट्री तलबा ने दी है। दैट इंडिकेट्स कि बांग्लादेश के अवाम जो है वो जो तलबा जो है वो बांग्लादेश के अवाम के सेंटीमेंट, इमोशनल सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये जारी रहा तो फरवरी 2026 के जो इलेक्शन में है उसमें बहुत सारे जो है सपोर्ट मिलेगी, पॉलिटिकल सपोर्ट जमात इस्लामी को मिलेगी और इस तरह की वो जो प्रो पाकिस्तान जो एंटी इंडियन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय द पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं अगेंस्ट एंटी इंडिया। और ये वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स थे जिन्होंने बिलीव किया कि मुझे बरमान था या उसकी बेटी ये इंडियन प्रॉक्सी रहे, जिन्होंने इंडिया को सर्व करते करते बांग्लादेश का अपना सॉवरेन स्टेटस जो था, उसका इस्लामी तशख़्ख़ुस जो था, उसका एक आज़ाद पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट का तस्वर जो था वो ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको एक वैसल स्टेट बना दिया। वर्चुअली उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही थी वो इंडिया की तरफ से जो आती थी वही लागू होते थे, जिस तरह के इंडिया के 28 स्टेट में होते थे। वहाँ ये एक इंडिया के 29वीं स्टेट बन गई थी, डिफेक्टो टाइप स्टेट थी। और उसी के ख़िलाफ़ इंडियन सेंटिमेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के दरमियान 1 महीने के अंदर तलबा तंजीमों के अंदर वो जोश और वल्ला भरा कि उन्होंने 1 महीने के अंदर
ये 50-55 साल की जो लॉन्ग ड्रॉन हिस्ट्री थी अवामी नेशनल पार्टी की, उसके हसीना वाजिद के बाप की, हसीना वाजिद की, इस सब को तहस नहस कर दिया। इवन मुझे बरमान जो ख़ुद को बानी कराया करता था बांग्लादेश का, बड़े बड़े स्टेचूज थे वो गिरा दिए, उसका नाम ख़त्म कर दिया, उसके तमाम पहचान तारीख से मिटा दी, अपने सिलेबस से वो उनको हटाते जा रहे हैं। दैट स्पीक्स ऑफ कि बांग्लादेश रीएमर्ज हो रहा है, एक मुस्लिम स्टेट रीएमर्ज हो रहा है, एक पाकिस्तान जो 1906 में जिसने मुस्लिम लीग बनाई थी रीएमर्ज हो रहा है, वो जिसने दो कौमी नज़रिया की बुनियाद के तौर पर अपने अवाम को पेश किया था तारीख़ आज़ादी में। और दैट स्पीक्स कि वो जो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई थी वो प्रॉक्सी नहीं रही। और साथ ही पिछले एक साल में जो हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी के इम्प्रूव हुए हैं वो चाइना के साथ हुए हैं। चाइना से में प्रिक्योरमेंट ऑफ वेपन और एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हो रहा है। पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन जो है ना आगे बढ़ी है, और बातें हो रही हैं कि जल्द ही पाकिस्तान के शायद J-17 भी वहाँ पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, वो एक्सरसाइजेज है, वो ट्रेनिंग है, वेपन सिस्टम है, सारों में कोऑपरेशन बढ़ रही है। टर्की वहाँ पहुँच गया है, टर्की ने वहाँ पर डिफेंस कम्प्लेक्स चिटागांग में और नारायणगंज में लगाने का ऐलान कर दिया है। और उसके अलावा टर्की ने वहाँ ड्रोन और नेवल शिप और बहुत सारी और चीज़ें जो है सप्लाई ऑफ वार इक्विपमेंट जो हैं वो पहुँचाने शुरू कर दी हैं। और लग रहा है कि वहाँ एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है जो कि इंडिया के बैकयार्ड में है। और ये वो एरिया है जहाँ इंडिया इंतहाई वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ इंडियन सेवन सिस्टर, और वो सेवन सिस्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट के ऊपर क्लेम कर रहा है चाइना, जिसके आसाम के ऊपर, जिस त्रिपुरा और मिजोरम पे क्लेम कर रहा है बांग्लादेश की ये ग्रेटर बंगाल का हिस्सा थी, और वहाँ के मणिपुर हो गया या वो नागालैंड है, वो वैसे ही 1947 से अपने आप को आज़ाद स्टेट का नारे लगाते आ रहे हैं और अपनी आज़ाद रियासत बनाई हुई है एक किस्म की। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया जो अपने हिंदवाता को पाकिस्तान की सरहदों के अंदर लाना चाहता था, वो पाकिस्तान तो क्या वो बांग्लादेश की तरफ से अपने आप को महफूज कर पाएगा। और अगर ये होता है, कोई स्ट्रगल करता है या कोई एडवेंचर करता है इंडिया, मुझे लगता है कि वो इंडिया जिसने कोशिश की थी पाकिस्तान को 2 फ्रंट में, इस साइड पे अपनी तरफ से, वेस्ट की तरफ से अफगानिस्तान के प्रॉक्सी के ज़रिए से हमला कराने की, इंडिया खुद 3 फ्रंट वार का नमूना बनने जा रहा है। और नॉर्थ में चाइना होगा, वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। थैंक यू।